हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एंड इसके इम्पैक्ट्स भी देखेंगे ऑन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। और लास्ट में हम कुछ इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। जब भी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज ट्रेड करने के रूल्स डिसाइड करती है तो उससे ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ये एग्रीमेंट्स टैरिफ्स, कोटाज और ट्रेड बैरियर्स और फेयर ट्रेड पॉलिसी सेट करने में मदद करते हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड स्मूथ और बेनिफिशियल बनता है। जैसे मान लो अगर इंडिया और यूएसए एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें टैक्स यानी कि टैरिफ कम कर दिया जाए इंडियन प्रोडक्ट्स पर, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा और ट्रेड बढ़ने लगेगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जब भी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें रूल्स एंड पॉलिसीज लिखी होती है कि ट्रेड कैसा होगा, टैरिफ्स कितना लगेगा, कोटास, ट्रेड बैरियर्स और फेयर ट्रेड पॉलिसी सेट करते हैं। उसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप है इसका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बायलैटरल का मतलब होता है दो देशों के बीच। जब सिर्फ दो कंट्रीज ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है तो उसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें दोनों देश ट्रेड पॉलिसीज को म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। जैसे कि इंडिया और यूएई के बीच का ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें दोनों देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैरिफ्स रिड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कई देशों के बीच होता है। जब मल्टीपल कंट्रीज एक साथ ट्रेड एग्रीमेंट करती है तो उसे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट्स ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाने में मदद करते हैं। इसमें आते हैं डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स जो 160 प्लस कंट्रीज फॉलो करती है। एंड फिर आता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। जब एक स्पेसिफिक रीजन की कंट्रीज ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे तो उसे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज के बीच ट्रेड को प्रमोट करता है। इसके अलावा ईयू, यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट है। उसके बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें कंट्रीज एक दूसरे के बीच ट्रेड बैरियर हटाने पर एग्री करती है जिससे टैरिफ्स और कोटास कम या खत्म हो जाते हैं। जैसे कि नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मैं इन सारे एग्रीमेंट्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम साफ्टा, ईयू, नाफ्टा और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स कवर करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम पीटीए कहते हैं। इसमें कंट्रीज एक दूसरे को स्पेशल प्रेफरेंस देती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स पर लो टैरिफ्स या ड्यूटी फ्री एसेस। फॉर एग्जांपल इंडिया और श्रीलंका का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किए जा सकते हैं। सो हमने इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के 5 टाइप्स पढ़े। सबसे पहले बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो दो देशों के बीच होता है। उसके बाद मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो मल्टीपल कंट्रीज के बीच होता है। उसके बाद रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जो स्पेसिफिक रीजन की कंट्रीज के बीच होता है। उसके बाद हमने पढ़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें कंट्रीज एक दूसरे के बीच ट्रेड बैरियर्स को हटाने पर एग्री करती है। और फिर हमने पढ़ा पीटीए जिसमें एक दूसरे को स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, कि हम इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ तो रहे पर इसका फायदा क्या है, क्यों कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स करती है। तो सबसे पहला बेनिफिट है इन ट्रेड एग्रीमेंट्स का रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस होती है उनको रिमूव करता है। इससे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो स्मूथ हो जाता है। जैसे कि नाफ्टा के अंडर यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच ट्रेड बैरियर्स हट गए जिससे ट्रेड बढ़ गया। उसके बाद सेकंड बेनिफिट है बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ट्रेड फ्रीली होता है तो बिजनेसेस एक्सपेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है और इकोनॉमीज डेवलप होती है। जैसे ईयू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी में रैपिड ग्रोथ लाया। उसके बाद आता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब ट्रेड बढ़ता है तो नए बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज डेवलप होती है जिससे लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है। जैसे इंडिया और यूएई के बीच ट्रेड एग्रीमेंट से इंडियन वर्कर्स को यूएई में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। उसके बाद आता है डेवलप कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। जब मल्टीपल कंट्रीज के बीच बिजनेसेस कंपटीशन में आते हैं तो क्वालिटी इंप्रूव होती है और प्राइसेस कंज्यूमर्स के लिए बेटर हो जाते हैं।
जैसे कि फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में एंटर हुए, जिससे लोकल ब्रांड्स को भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन क्रिएट हुआ, जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ। उसके बाद आता है इम्प्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है तो उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि इंडिया जापान ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए क्योंकि दोनों कंट्रीज ने मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद हम देखते हैं चैलेंजेस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट करने के टाइम। तो सबसे पहला चैलेंज है लॉस ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अगर चीप फॉरेन प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाए तो लोकल बिजनेसेस को लॉस हो सकता है। जैसे चाइना से सस्ते प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होने से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिससे उन्हें लॉस भी हुआ। उसके बाद सेकंड चैलेंज है ट्रेड डिपेंडेंसी। अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर ज्यादा डिपेंड हो जाए ट्रेड के लिए तो इकोनॉमिक क्राइसिस का रिस्क बढ़ता है। जैसे कि मान लो एक कंट्री सिर्फ एक नेशन से व्हीट इंपोर्ट करती है, तो अगर उस कंट्री में शॉर्टेज हो जाए तो क्राइसिस हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड होने से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट लॉस इन सम सेक्टर्स। अगर एक कंट्री किसी सेक्टर में दूसरी कंट्री के सस्ते प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने लगे तो उस सेक्टर में जॉब लॉसेस हो सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कम होने से जॉब्स रिड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कई ट्रेड एग्रीमेंट्स में कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। जैसे कि WTO के कॉम्प्लेक्स रूल्स स्मॉल डेवलपिंग नेशंस के लिए चैलेंजिंग होते हैं। एंड उसके बाद आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बड़ी इकोनॉमीज छोटी डेवलपिंग इकोनॉमीज का फायदा उठा सकती है, जिससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ सकती है। जैसे कि USA और अमेरिकन नेशंस के बीच ट्रेड एग्रीमेंट्स में इम्बैलेंस देखा गया। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट्स के बारे में कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं ऑन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। ये एग्रीमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड बैलेंस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। चलिए इनके की इम्पैक्ट्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट है ट्रेड एक्सपेंशन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज को नई मार्केट्स तक पहुंचाने का मौका देता है। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस अपनी एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड कर पाते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जैसे कि इंडिया का फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर एशियन और यूरोपियन मार्केट्स में ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से ग्रो हुआ है। उसके बाद आता है इंक्रीज इन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉरेन कंपनीज के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के रास्ते खोलते हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। जैसे कि इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ट्रेड एग्रीमेंट से टेस्ला, एप्पल जैसे ब्रांड्स ने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डेवलपिंग नेशंस को ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स मिलती है, जो उनकी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे इंडिया ने IT और फार्मा इंडस्ट्री में डेवलप कंट्रीज से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस। कई बार ट्रेड एग्रीमेंट से डेवलपिंग कंट्रीज का इम्पोर्ट बिल बढ़ सकता है, जो ट्रेड डेफिसिट क्रिएट कर सकता है। अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो करेंसी डेप्रिसिएशन और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे कि इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ा क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट ज्यादा हुआ। उसके बाद आता है लोकल इंडस्ट्रीज पर कंपटीशन का असर। डेवलपिंग कंट्रीज में लोकल बिजनेसेस को इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ा है। सस्ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फार्मर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। जैसे कि RCEP एक एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए थ्रेट बन सकते थे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट। ट्रेड एग्रीमेंट्स नए सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करता है, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी वर्कफोर्स को नए सेक्टर्स के लिए स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे IT और सर्विस सेक्टर में जॉब्स बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन और फॉरेन कंपटीशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हुआ। उसके बाद आता है पॉलिसी डिसीजंस और इकोनॉमिक सोवर्जिनिटी। ट्रेड एग्रीमेंट्स में कुछ ऐसे रूल्स और कंडीशंस होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को पॉलिसी मेकिंग में कंस्ट्रेंट्स देते हैं, यानी कि रुकावट डालते हैं। कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ग्लोबल एग्रीमेंट्स के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट्स में इंडिया को फार्माक्यूटिकल पेशेंट्स के रूल्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, जो जेनरिक मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए एक चैलेंज था। उसके बाद आता है कंज्यूमर बेनिफिट्स और मार्केट एक्सपेंशन। ट्रेड एग्रीमेंट से
कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेड गुड्स लोकल बिजनेसेस के लिए कंपटीशन बढ़ा देते हैं। जैसे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ऑटोमोबाइल्स के प्राइसेस ट्रेड लिबरलाइजेशन के बाद कम हुई है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया के लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। ये एक्सपोर्ट ग्रोथ, एफडीआई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे बेनिफिट्स लाता है, लेकिन ये ट्रेड डेफिशिएट्स, लोकल इंडस्ट्रीज पर प्रेशर और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस भी लेकर आता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया को नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अब हम कुछ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले आता है जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको हम जीएसपी कहते हैं। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, जापान डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश को टैरिफ बेनिफिट्स देते हैं। इसका मेन पर्पज है डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को सपोर्ट करना। जैसे कि यूएसए ने इंडिया को जीएसपी बेनिफिट्स दिए थे, जिसमें कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स को यूएसए में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने की परमिशन थी। उसके बाद है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, जिसको जीएसटी बोलते हैं। ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है जो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच ट्रेड को प्रमोट करता है। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एक दूसरे को लोअर टैरिफ्स या ट्रेड बेनिफिट्स देती है। जैसे कि इंडिया और ब्राजील के बीच जीएसटीपी एग्रीमेंट है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज कम है। उसके बाद आते हैं काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट्स। जब कंट्रीज डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करती है बिना किसी कैश पेमेंट के, तो उसे काउंटर ट्रेड कहते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस या हाई ट्रेड बैरियर्स होने पर यूजफुल होता है। जैसे कि रसिया और इंडिया के बीच ऑयल ट्रेड, जिसमें रसिया ने ऑयल दिया और बदले में इंडिया ने मशीनरी सप्लाई की। तो इसमें क्या कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा, इसमें बार्टर सिस्टम चलता है, जिसमें हम एक चीज उन्हें देते हैं और उसके बदले में कुछ चीज उनसे लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।